हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करेंगे मिग 29 की नई जनरेशन के बारे में, जो इंक्लूड करता है मिग 29M फाइटर्स, मिग 29K और मिग 35। तो शुरुआत करेंगे हम बैकग्राउंड से। बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हम सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, तो वीडियो को ब्रीफ रखने की कोशिश करेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो 1970s में मेकोयान ने वर्क स्टार्ट किया मिग 29 के कॉम्बैट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए। तो ये सेकेंड जनरेशन के मिग 29 थे, जिन्हें रशिया में मिग 29M बुलाया जाता था और रशियन एयरफोर्स इसके लिए 9 बुलाती थी। तो कुल मिलाजुला कर जो आइडिया था वो एक 4+ जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर बनाने का था। तो जब इंजन की बात आई तो क्लिमोव ने एक नया वर्जन बनाया था RD-33 इंजन का, जिसे RD-33K कहते थे। ये बनाया गया था मिग 29K फाइटर्स के लिए। इसके इंजन कोर को मॉडिफाई किया गया था, जो टरबाइन की फर्स्ट स्टेज कूलिंग है उसको इम्प्रूव किया गया था। तो जो थ्रस्ट नंबर है वो थोड़े से बढ़ गए थे। तो ड्राई स्टेज में ये इंजन करीबन 54 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने लगा और आफ्टर बर्निंग स्टेज में करीबन 86 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता था। इसका जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है वो भी पिछले RD-33 के कंपैरिजन में 6 से 7% लो था फुल आफ्टर बर्नर में, और थ्रस्ट टू वेट रेशियो भी ज़्यादा था। पर इस इंजन का जो नेवल वर्जन था वो कैपेबल था 92 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने के लिए, ताकि जो स्की जंप है उसमें थोड़ा सा असिस्टेंस मिल सके। साथ ही साथ नए इंजन में ड्यूप्लेक्स फेडेक कंट्रोल था, जहां फेडेक का मतलब है फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। साथ ही साथ एक ड्यूप्लेक्स ऑटोमेटिक फ्यूल फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम था और एक नया KSA-3 एसओसीडी गियर बॉक्स था। तो इसकी वजह से जो रिलायबिलिटी है वो भी बढ़ गई थी, और फेडेक की वजह से जो इंजन का एक्सेलरेशन है वो भी ज़्यादा हो गया था। बाकी अगर डिज़ाइन इंप्रूवमेंट्स की बात करें तो जो उसका एयर इनटेक है उसको रीडिज़ाइन किया गया था, और जो FOD प्रोटेक्शन डोर्स थे और डोर्सल के ऑक्सिलरी इनटेक्स थे उनको हटा दिया गया था और उनको रिप्लेस किया गया था एक डाउनवर्ड हैंगिंग ग्रिड से। साथ ही साथ जो इनटेक था उसमें एक लोअर लिप था जिसको डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट किया जा सकता था 20 डिग्री की हाई एंगल्स पे इंजन के ऑपरेशन को इम्प्रूव करता था। बाकी एयर फ्रेम को भी चेंज किया गया था, और जो फॉरवर्ड फ्यूसलाज है उसको बनाया गया था एल्युमिनियम लिथियम अलॉय से, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसको वेल्ड किया गया था, रिवेटेड नहीं किया गया था। तो इससे काफ़ी वेट बचा था क्योंकि रिवेट्स का यूज़ नहीं हो रहा था। साथ ही साथ जो नए मटेरियल यूज़ किए गए थे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम थी। साथ ही साथ इसकी वजह से जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो भी बढ़ गई थी। तो एयर फ्रेम के और भी कई पार्ट्स में कंपोजिट मटेरियल्स को यूज़ किया गया था, और साथ ही साथ इस एयरक्राफ्ट में रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल की कोटिंग भी की गई थी, जिसने इसका RCS 10 गुना कम कर दिया था। तो पायलट की जो सीट है उसको भी थोड़ा सा उठाया गया था ताकि जो विजिबिलिटी है बेटर हो सके, और जो कैनोपी की शेप है उसको भी चेंज किया गया था, थोड़ा सा और कॉन्वेक्स बना दिया गया था। और जो एयरक्राफ्ट के लग्स हैं यानी कि लीडिंग एज रूट एक्सटेंशन, उनको भी थोड़ा शार्पर एज दिया गया था ताकि और पावरफुल वॉर्टिसेस बन सके हाई अल्फा परफॉर्मेंस के दौरान। इसी के साथ ही जो एलरॉन्स का स्पैन था उसको भी बढ़ा दिया गया था। तो ये कुल मिला जुला कर इस एयरक्राफ्ट को काफ़ी अच्छी लो स्पीड हैंडलिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराते थे। बाकी अपर फ्यूसलाज में भी चेंजेस हुए थे, और जो इसका स्प्लिट एयर ब्रेक था उसको चेंज कर दिया गया था Su-27 स्टाइल के 1 पीस डोर्सल एयर ब्रेक से। तो डोर्सल ऑक्सिलरी इनटेक को हटाने की वजह से ज़्यादा जगह बन गई थी इंटरनली, और उसमें फ्यूल रखा जाने लगा। तो करीबन 1000 लीटर्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई थी। तो जो इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़कर 5720 लीटर हो गई थी, और जो रेंज है वो 30 से 40% बढ़ गई थी। तो जो लैंडिंग गियर है उसको भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर बनाया गया था ताकि जो हायर ग्रॉस वेट है उसको एब्जॉर्व कर सके। तो जो बेस लाइन मिग 29 थे उसमें सिंगल ब्रेक पैराशूट यूज़ होता था, जिसका एरिया 17 मीटर स्क्वायर का था। तो नए मिग 29M में स्पेस ज़्यादा होने की वजह से 2 पैराशूट यूज़ हो सकते थे, जो करीबन 13 मीटर स्क्वायर का एरिया रखते थे। साथ ही साथ जो व्हील ब्रेक था उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाया गया था। तो लैंडिंग के बाद इसका जो डिसेलरेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था। बाकी अगर फ्लाइट कंट्रोल की बात करें तो इसमें क्वाड्रोप्लेक्स एनालॉग फ्लाई बाय वायर सिस्टम था पिच कंट्रोल के लिए विथ नो मैकेनिकल बैकअप। ट्राइप्लेक्स फ्लाई बाय वायर था रोल और यॉ कंट्रोल के लिए विथ मैकेनिकल बैकअप। तो ये सब मिलकर जो एयरक्राफ्ट है उसको स्टैटिकली अनस्टेबल बनाते थे पिच कंट्रोल चैनल में, और जो ड्रैग है पिच ट्रिम की वजह से क्रूज मोड के टाइम पे उसको भी कम करते थे।
तो जो फ्यूल इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई और जो रेंज है वो काफ़ी बढ़िया हो गई। तो यहाँ तक तो रही बात इंजन और स्ट्रक्चर की। अब बात करेंगे एवियोनिक्स की। तो इन नए फाइटर्स में नया S-29M वेपन कंट्रोल सिस्टम लगाया गया, जिसमें RLP के 29M रडार टारगेटिंग सिस्टम था और OEPRN के 29M टारगेटिंग नेविगेशन सूट था। तो इस सिस्टम में जो रडार था वो फेजोट्रॉन का NO-10 ज़ूक बीटेल फायर कंट्रोल रडार था। तो वेपन कंट्रोल सिस्टम में नया TS-101 सीरीज का डिजिटल प्रोसेसर लगाया गया और पुराना TS-100 सीरीज का जो प्रोसेसर है उसको नए सॉफ्टवेयर के साथ इंस्टॉल किया गया। तो ये जो रडार था वो एक बार में 10 एरियल टारगेट को ट्रैक कर सकता था और 4 प्रायोरिटी थ्रेट्स पे अपनी मिसाइलों को गाइड कर सकता था। जो इस रडार की डिटेक्शन रेंज थी वो 80 किलोमीटर की थी 3 मीटर स्क्वायर RCS के लिए हेड ऑन मोड में। तो रडार में फ्लैट प्लेट स्लॉटेड एरे थे विद मैकेनिकल स्कैनिंग और एजीमुथ में 90 डिग्री का एरिया कवर करते थे। साथ ही साथ एलिवेशन में इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग की एबिलिटी थी। तो ये ग्राउंड मैपिंग मोड के साथ भी आता था और कैपेबल था लो, मीडियम और हाई रिजोल्यूशन की मैपिंग करने के लिए। तो ये करीबन 220 किलो का रेडार था जो कि 60% हल्का था पिछले NO-19 रेडार से। बाकी अगर बात करें OEPRN के 29M ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक टारगेटिंग और नेविगेशन स्वीट की, तो उसमें एक OLS-M था विथ कंबाइंड IR और TV सर्च एंड ट्रैक और लेज़र रेंजर यूनिट के साथ ही साथ वो इंक्लूड करता था एक हेलमेट माउंटेड साइट को भी। तो ये एरियल टारगेट को तो ढूंढ ही सकता था और उनके कोऑर्डिनेट्स को बता ही सकता था। साथ ही साथ ये एयर टू ग्राउंड रोल में टारगेट डेजिग्नेशन प्रोवाइड कराता था लेज़र गाइडेड और TV गाइडेड वेपन्स के लिए। तो इस नए IRST यूनिट में एक डीप कूलिंग सिस्टम लगा दिया गया था जिसने इसकी जो डिटेक्शन रेंज है उसको काफ़ी गुना बढ़ा दिया था। बाकी अगर कॉकपिट की बात करें तो इसमें जो हेड्सअप डिस्प्ले है उसको इम्प्रूव किया गया था, नए मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले लगाए गए थे और साथ ही साथ इसको दी गई थी हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक कैपेबिलिटी। बाकी हार्ड पॉइंट्स को इंक्रीज किया गया था, टोटल 9 हार्ड पॉइंट्स हो गए थे और जो कैपेसिटी है वो 5500 किलोग्राम की हो गई थी। और इसके आगे बढ़ेंगे हम MiG-29K पर, तो इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं।